हीट कैपेसिटी ऑफ मोनो एटॉमिक सॉलिड्स क्या होती है, इसको क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन करने में कैसे फेल होगी, और फिर कैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस घटना को एक्सप्लेन किया। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोटॉमिक सॉलिड्स। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले क्या है, डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी, फिर क्या है क्लासिकल थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी, फिर क्या है क्वांटम थ्योरी। तो पहले बेटा क्या पढ़ते हैं बताओ, डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी। बताओ हीट कैपेसिटी क्या होती है, व्हाट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्यों तो बेटा, तो थर्मो में आपको पढ़ाएंगे बहुत डिटेल्ड ये, लेकिन थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। फिलहाल बीएससी पढ़ गए हो आप। हीट कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी चीज़ का तापमान भाई 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट आपको सप्लाई करनी पड़े ना, उस हीट को हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। समझे बात, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़े वो हीट कैपेसिटी होती है। समझ आया आपको। मान लिया आपके पास भाई 1 बाल्टी पानी है, तो 1 बाल्टी पानी आपके पास है 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो इसको बेटा अगर मुझे 26 डिग्री सेल्सियस करना है तो ऐसे रखे रखे हो जाएगा, इसके नीचे आग बालनी पड़ेगी, आग जलानी पड़ेगी, है ना, तो इसको हीट देनी पड़ेगी ना। तो जितनी हीट देनी पड़े इसे क्या बनाने के लिए 26 डिग्री सेल्सियस, वो क्या होती है हीट कैपेसिटी। अच्छा बताओ भाई, और सारे बच्चे बताओ भाई, ये बताओ आप अपना जो जहाँ बैठा है वो ये सोच के बताए मुझे कि हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करे। अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू भाई डिपेंड करती है ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, तो क्या है वो एक्सटेंसिव, और अगर नेचर पे डिपेंड करे तो वो क्या होती है इंटेंसिव। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नेचर पे डिपेंड करता है, इंटेंसिव। डेंसिटी है, नेचर पे डिपेंड करती है, क्या है इंटेंसिव। लेकिन भाई मास बताओ, मास अगर हमारे पास एक तो हमारे पास क्या बोलते हैं भाई, 1 कटोरी आपके पास चावल हो, उनका मास ज़्यादा होगा कि 1 टंकी चावल हो आपके पास। तो अगर अमाउंट बढ़ गई तो मास बढ़ता नहीं क्या। तो मास क्या होती है बेटा, एक्सटेंसिव होती ना। मास भाई किसके ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट के ऊपर। तो मास क्या है, वॉल्यूम भी क्या होती है एक्सटेंसिव। क्यों, थोड़ी चीज़ की थोड़ी वॉल्यूम होती है, ज़्यादा चीज़ की ज़्यादा वॉल्यूम होती है, इजंट इट। अमाउंट बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ती है, अमाउंट बढ़ने पर मास बढ़ता है, तो वो सब क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अमाउंट बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ती है क्या। क्या पानी का 1 गिलास हो या पानी का 1 टंकी हो भाई, डेंसिटी क्या हो पानी की सेम होगी, तो क्या होगी बताओ इंटेंसिव। तो हीट कैपेसिटी क्या होगी बताओ, एक्सटेंसिव की इंटेंसिव। हीट कैपेसिटी होगी भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों, आप खुद सोचें, 1 बाल्टी पानी को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने में ज़्यादा हीट लगेगी कि 1 गिलास पानी को। 1 गिलास पानी को 1 डिग्री गर्म करने में हीट कम लगती है, 1 बाल्टी पानी को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने में ज़्यादा हीट लगती है। और एक स्विमिंग पूल पूरा, उसको आपको 1 डिग्री हीट करना पड़ जाए तो स्विमिंग पूल को, पानी को, तो उसमें और भी ज़्यादा हीट लगेगी। तो हम बताओ क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी इज डेफिनेटली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर क्या हो जाए पर यूनिट पे आ जाए, क्या आ जाए
तो वो इंटेंसिव बन जाती है। मास क्या होता है बताओ, एक्सटेंसिव कि इंटेंसिव? लेकिन बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? तो कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर आपने क्या कर दी, पर यूनिट चेक कर ली, तो क्या बन जाएगी, इंटेंसिव। तो सिमिलरली हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव। लेकिन हीट कैपेसिटी एक होती है आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी। क्या मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। यानी हम कह सकते हैं हीट कैपेसिटी पर मोल। क्या भाई, हीट कैपेसिटी पर मोल क्या बन गई है, इंटेंसिव। और स्पेसिफिक क्या होती है बताओ बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक होती क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हीट कैपेसिटी पर ग्राम है तो क्या कहलाती है बेटा, इंटेंसिव तो है। हीट कैपेसिटी पर ग्राम क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी पर मोल क्या हो जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी। एक मोल पानी कितना होता है, 18 ग्राम पानी। 18 ग्राम पानी को हम क्या बोलते हैं भाई, 1 मोल ऑफ वाटर होता है। आपने पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट, आपको आगे पढ़ाया भी जाएगा। तो 1 मोल ऑफ वाटर को 1 डिग्री गर्म करने में जो हीट लगे वो क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। किसी भी अमाउंट ऑफ पानी को 1 डिग्री गर्म करने में हीट लगे वो हीट कैपेसिटी है। 18 ग्राम पानी यानी 1 मोल ऑफ पानी को 1 डिग्री गर्म करने में लगने वाली हीट क्या है, उसकी मोलर हीट कैपेसिटी। और 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री गर्म करने में लगने वाली हीट क्या है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब आप एक बारी हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बनाओ। बताओ हीट कैपेसिटी का आपने क्या बनाना है, फॉर्मूला। बताओ बेटा क्या होता है फॉर्मूला हीट कैपेसिटी का, पढ़ा कभी, क्या होता है? कोई बात नहीं, हम फॉर्मूला हम बना लेते हैं इसका, ठीक है। ये मानो कि आपके पास कुछ अमाउंट है पानी की, ठीक है। आपके पास बेटा पानी है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। आपने उसे कन्वर्ट कर दिया 30 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे? आपके पास कुछ अमाउंट है पानी की, आपने उसको 25 डिग्री सेल्सियस से क्या बना दिया, और इसमें ये मान लो इसमें हीट लगी 500 जूल। कितनी? नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या बेटा, 500 जूल हीट लगी, बल्कि 250 जूल। क्या मान लो आप, चलो 500 जूल क्या मान लो आप भाई। आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ पानी है, उसको आपने कितना गर्म कर दिया, पानी का बेटा इनिशियल टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, उसको आपने गर्म कर दिया, आप उसको ले गए भाई 30 डिग्री सेल्सियस तक, और इस प्रोसेस में हीट खर्च होगी 500 जूल। तो आप मुझे बताओ, तो मैं क्या बोलूँगा, तो भाई क्या ये 500 जूल इसकी हीट कैपेसिटी क्या, ये तो कितनी हीट लगी है, 5 डिग्री बढ़ाने में। हीट कैपेसिटी क्या होती है, 1 डिग्री बढ़ाने में। तो हम क्या बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में हीट लगी है 500, 1 डिग्री बढ़ाने में हीट लगेगी 500 बटे ना बेटा, इसे मतलब बोलो 500 बटे 5 डिग्री सेल्सियस, 500 जूल बाई 5 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आप मतलब जूल पर केल्विन लिख लो, तो बात आपको पहले पड़ गई। तो आप मुझे बताओ कि 500 बटे 5 आ गया ना। क्या बेटा इस 5 डिग्री सेल्सियस को मैं 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 25, तो ये तो हीट कैपेसिटी होगी। क्या ये हीट कैपेसिटी है 500? नहीं। लेकिन 500 बटे 5 क्या है भाई, 5 डिग्री गर्म करने में हीट लगी 500, 1 डिग्री गर्म करने में हीट लगी 500 बटे 5 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, ठीक है। तो क्या बेटा इसको क्या हीट कैपेसिटी है, ठीक है, शाबाश।
तो हीट कैपेसिटी को शो करते हैं सी से। कैसे? तो क्या बन गया मेरे पास, ये बताइए, 500/5। ऊपर तो हीट है, नीचे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या मैं इस 5 को 30 - 25 लिख सकता हूं क्या? क्योंकि भाई T2 माइनस, अब बेटा 30 क्या बताओ, अब 500 तो क्या है, हीट सप्लाइड। 500 तो क्या है, हीट सप्लाइड क्यू। अब मैंने हीट क्या शो कर दी, जनरली 500 तो क्या है, हीट सप्लाइड। कितनी होगी, क्यू। इसका सिंबल क्या होगा, T2 माइनस T1। तो बेटा क्या गया, डेल्टा टी। क्या बताइए, तो क्यू बाई डेल्टा टी आ गया। तो हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, हीट कैपेसिटी का। शाबाश, बहुत अच्छे। तो मेरे पास भी फॉर्मूला आ गया हीट कैपेसिटी का, यानी कि C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। अब बेटा आप मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूं बहुत थोड़ी सी हीट सप्लाई की है, क्या नहीं, अच्छा अब बताओ क्यू कितने तरह का होता है। अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अब मैं बेटा आपको फर्स्ट लॉ पढ़ाएंगे यहाँ पर, आपको थर्मल पढ़ाएंगे बेटा। आपको पता फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्यू पता क्या होता है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्यू क्या होता है, हीट क्या होती है बेटा, डेल्टा ई है इंटरनल एनर्जी चेंज, और पी है प्रेशर, और ये है वॉल्यूम चेंज। पता होगा ना आपको बेटा। इसको यू से भी देखो दिखाते हैं, ये इंटरनल एनर्जी है, इसको डेल्टा ई या डेल्टा ई यू बोलते हैं, ठीक है बात। तो आप मुझे बताओ भाई, क्यों ये होता है ना, लेकिन ये जो हीट आप सप्लाई करते हो, ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी सप्लाई कर सकते हो, और कांस्टेंट प्रेशर पे भी। तो प्रेशर तो वैसे ही ना कांस्टेंट है यहाँ पर। तो एक तो हो गया क्यू पी, क्या हो गया, क्यू पी क्या हो गया, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी को ही क्या बोल देंगे, क्यू पी। इसका नाम होता है डेल्टा एच। क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है। लेकिन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो, मैं वॉल्यूम कांस्टेंट बोल लूँ, तो भाई डेल्टा वी क्या हो जाएगा फिर। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V2 माइनस V1 जीरो है, तो डेल्टा वी जीरो हो गया भाई। तो क्यू वी क्या आ गया मेरे पास, डेल्टा ई आ गया ना, नहीं बेटा आपको ये। तो क्यू कितने तरह का होता है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा ई, एंड हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी चेंज। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, इंटरनल एनर्जी चेंज, और हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर भाई क्या होता है, एंथैल्पी चेंज। क्या होता है, ये भी डिटेल्ड आपको पढ़ाया जाएगा थर्मो के अंदर, ठीक है। तो क्यू दो तरह का है, तो हीट कैपेसिटी भी क्या होगी हमारे पास, दो तरह की। एक तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, क्यू पी, एक क्या लिखूँ, क्यू वी। तो क्यू पी लिखिए बेटा यहाँ पर आप क्यू पी लिखो। तो क्यू पी क्या, क्यू वी लिखो, क्यू वी लिखो, क्यू वी लिखो, क्यू वी क्या है, डेल ई। तो क्या है मेरे पास, तो हीट कैपेसिटी क्या होगी, सी वी क्या आएगी, डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। भाई क्यू वी होता है, और हीट हम कैसे सप्लाई कर सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये क्या हो जाएगा, सी पी। आ गया मेरे पास। तो ये तो क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या है, हीट कैपेसिटी एट, यानी उस चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाया तो गया है, लेकिन उसकी वॉल्यूम चेंज ना होने दी। ये क्या है, आगे बेटा आपको ये। अब आप मुझे बताओ, सॉलिड्स में हीट सप्लाई करने पर क्या वो एक्सपेंड होते हैं बेटा, कितने होते हैं, नेग्लिजिबल। एक गैस को हम गर्म कर दें, वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगी। सॉलिड्स की ऑलमोस्ट क्या होती है, ये बेटा आपको भाई, सॉलिड्स की तो, सॉलिड्स को हीट सप्लाई करने पर उनकी वॉल्यूम क्या रहती है,
कांस्टेंट रहेगी, तो उनके लिए कौन सी हीट कैपेसिटी सूटेबल है, दिस वाली कि दिस वाली, CV वाली। शाबाश। तो हम कहेंगे भाई हमने ये वाली हीट कैपेसिटी यूज करनी है, किसके लिए, सॉलिड्स के लिए। आ गया आपको। और बेटा अगर इंटरनल एनर्जी चेंज बहुत स्मॉल हो तो क्या हो जाएगा ये बताओ, DE/dt। यानी किसी भी चीज़ की, यानी किसी सॉलिड की हीट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं बताओ। यानी बेटा किसी सॉलिड की हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, कि उस सॉलिड की इंटरनल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, DE/dt। नहीं आपको। अच्छा मैं आपसे पूछूं, तो अगर ये मोलर हो तो, अगर मैं आपसे पूछूं किसी सॉलिड की मोलर हीट कैपेसिटी निकालो एट कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, तो उसकी एक मोल मटेरियल की क्या निकाल लो, इंटरनल एनर्जी। बेटा एक मोल मटेरियल की इंटरनल एनर्जी निकाल के क्या करो उसको बताओ, समझे बात। एक मोल मटेरियल की इंटरनल एनर्जी निकाल के और क्या करो उसको डिफरेंशिएट कर दो। यानी अगर मुझे किसी चीज़ की क्या निकालनी है, अगर मुझे किसी सॉलिड की, अच्छा स्पेशली मोनो एटॉमिक सॉलिड, अगर मुझे किसी मोनो एटॉमिक सॉलिड की हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालनी है, तो बेटा पहले में क्या करना पड़ेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी निकाल लो उसकी 1 मोल सब्सटेंस की। यानी अगर मैं कहूँ हीट कैपेसिटी निकालो डायमंड की, किसकी, तो क्या करूँ मैं, डायमंड के 1 मोल एटम क्या निकाल लूँ, इंटरनल एनर्जी, और क्या कर दूँ उसको बेटा डिफरेंशिएट, आ जाएगा ना। ठीक है शाबाश। ओके तो बताओ क्लासिकल थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोटॉमिक। तो बेटा बारी क्लासिकल थ्योरी देखो, क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है कि जो मोनोटॉमिक सॉलिड है उसमें बहुत सारे क्या हैं, एटम्स होंगे ना, क्या नहीं होंगे। तो एक एटम के पास क्या होती है सिर्फ यहाँ पर, बेटा क्या एटम यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं, रोटेशन यहाँ पर नहीं होती, ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ क्या होती है इसके पास, वाइब्रेशनल मोशन। तो थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, मुझे बेटा इस मोनोएटॉमिक सॉलिड की हीट कैपेसिटी निकालनी है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके 1 मोल सब्सटेंस क्या निकाल के, मैं इसकी 1 मोल सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी निकाल के उसको डिफरेंशिएट करना, जस्ट यही तो है। तो 1 मोल सब्सटेंस यानी इसके 1 मोल ऑफ एटम की एनर्जी निकाल लो, क्या बेटा इसके 1 मोल ऑफ एटम क्या निकाल लो एनर्जी, और क्या करो उसको, इसके 1 मोल ऑफ एटम की एनर्जी क्या होगी इसकी, मोलर इंटरनल एनर्जी। तो इसके 1 मोल ऑफ एटम की एनर्जी आप कैसे निकालोगे, एक एटम की एनर्जी निकाल के उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ इसके आपने ई निकालनी है, तो पहले बताओ इस मोनोएटॉमिक सॉलिड के एक एटम की एनर्जी क्या होगी बताओ। इसका एक एटम सिर्फ क्या करता है, वाइब्रेट, क्या होता है, वाइब्रेट करता होगा ना। तो ड्यूरिंग वाइब्रेशन उसके पास एक डायरेक्शन में प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एक डायरेक्शन में बेटा कितनी एनर्जी होती है, एक डायरेक्शन में बेटा कितनी एनर्जी होती है बताइए, हाफ के टी। शाबाश बेटा ये ट्रांसलेशनल होती है, क्या होती है, यहां पर तो ट्रांसलेशन तो है ही नहीं, हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी, वो क्या होती है ट्रांसलेशनल। 3/2 बेटा वो एक एटम की ट्रांसलेशन एनर्जी होती है, ट्रांसलेशन तो यहाँ पर है ही नहीं। गैसियस एटम वाइब्रेट नहीं करते, जैसे गैसियस एटम के पास, गैस के एक एटम के पास बेटा कितनी एनर्जी होती है, हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी कितनी होगी 3/2, ठीक है। लेकिन बेटा सॉलिड के एक एटम के पास क्या होती है,
थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहती है एक दिशा में हाफ के टी नहीं के टी होती है। क्यों? क्योंकि हाफ के टी काइनेटिक और हाफ के टी पोटेंशियल नहीं है आपको। हाफ के टी काइनेटिक, हाफ के टी पोटेंशियल, हाफ के टी काइनेटिक, हाफ के टी पोटेंशियल, हाफ के टी काइनेटिक, हाफ के टी पोटेंशियल। नहीं समझे बात? तो एक दिशा में अगर हाफ के टी क्या है काइनेटिक और हाफ के टी क्या पोटेंशियल सॉलिड के एटम के पास, तो एक दिशा में टोटल एनर्जी क्या होगी के टी। तो बेटा तीनों दिशाओं की एनर्जी जुड़ी हो, तो इस एटम की इस दिशा की एनर्जी जोड़ दो, इसकी और इसकी क्या आएगी। तो आपको आप कह रहे, आप खुद कह रहे हो बेटा एक एटम की एनर्जी क्या आई, बताओ क्या आई, 3 kT आ गई। पक्का? ठीक है। तो ये मोलर इंटरनल एनर्जी आ गई। मोलर क्या होती है? एक एटम की एनर्जी 3 kT, 6.02 10 की पावर 23 एटम की एनर्जी कितनी होगी, यानी कि 1 मोल ऑफ एटम। कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रो नंबर, एन क्या है? एवोगैड्रो नंबर। एक एटम की एनर्जी 3 kT है, एक एटम की कितनी एनर्जी है 3 kT, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स की बेटा कितनी एनर्जी होगी, n इंटू, अरे भाई एक मेज का मूल्य 20 रुपये है, 50 मेजों का मूल्य बताओ बेटा। एक एटम की एनर्जी है, इतने एटम की एनर्जी होगी। तो ये क्या आ गई मेरे पास, क्या आ गई बताओ, ये क्या आ गई, 1 मोल ऑफ किसी मोनोएटॉमिक सॉलिड के 1 मोल ऑफ एटम की एनर्जी, यानी यही क्या है इसकी मोलर इंटरनल एनर्जी। क्या है बताइयो? तो बेटा मोलर इंटरनल एनर्जी क्या है मेरे पास, n इंटू 3 kT। अब ये क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये क्या है एवोगैड्रो नंबर। इनकी मल्टीप्लाई क्या होता है गैस कांस्टेंट, क्या होता है आर। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये क्या बेटा आर, गैस कांस्टेंट आ गया। तो अब आपके पास इंटरनल एनर्जी आ चुकी है, क्या निकालना अब, हीट कैपेसिटी। बताओ सीवी निकाली होगा बेटा, क्या आएगी सीवी, डिफरेंशिएशन करो, डी बाई डी टी करियो, इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मेरा टी की पावर 1 है, तो क्या हो गया 3R ऐसे के ऐसे, एक आगे आ गया, और टी की पावर 1 घट गई, 1 - 1 0, टी की पावर 0 1, क्या आ गया 3R, क्या आ गया। तो बेटा कितनी आएगी हीट कैपेसिटी, इसको बोलते हैं डुलोंग पिटेट्स लॉ। तो इसमें टी है ही नहीं भाई। तो आपने बेटा क्या देखा, आपने क्या देखा बताइयो, तो आपने क्या पाया, मोनोएटॉमिक सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी क्या ही है, कितनी आई बताइयो 3R। अर्थात जब ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती, इसका मतलब क्या है कि कोई भी सॉलिड हो, ये क्या है 0 केल्विन, क्या है ये, और ये बड़ा बढ़ रहा है, ये क्या है 300 केल्विन, ये क्या है 600 केल्विन, और ये क्या है 1R 2R 3R। सीवी ऊपर ये 1R 2R और 3R। तो बेटा आपके अकॉर्डिंग हीट कैपेसिटी ग्राफ क्या आएगा फिर, जब टी पे डिपेंड ही नहीं करता, तो हीट कैपेसिटी क्या है सबकी, यानी कि क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है बताओ बेटा। क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है कि कोई मोनोएटॉमिक सॉलिड है, चाहे मैं उसको 300 से 301 करूं, तब भी क्या लगनी चाहिए, यानी अगर मेरे पास कोई मोनोएटॉमिक सॉलिड है, सोचो सोडियम मान लो, आप बेटा क्या मान लो, सोडियम मेटल मान लो आप, एलिमेंट, ठीक है। तो मेरे पास सोडियम 300 केल्विन पे है, तो क्या क्या बोलती थ्योरी है कि 300 से, तो 23 ग्राम सोडियम, क्या 23 ग्राम सोडियम को 300 केल्विन से भाई 301 करने में भी 3R हीट लगेगी, 400 से 401 करने में भी 3R, 1000 से 1001 करने में भी 3R, 5 केल्विन से 6 केल्विन करने में भी 3R, और 1 केल्विन से और 0 केल्विन से, यानी ये तो कहता है
कि 23 ग्राम सोडियम, ये थोड़ी तो कहती है कि 23 ग्राम सोडियम किसी भी टेम्परेचर पे हो, उसको 1 डिग्री हीटअप करने में हमेशा कितनी हीट लगेगी? 3R 3R 3R, मतलब बराबर होना चाहिए ना। लेकिन बेटा एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पर। यानी अगर मान लिया सोडियम मेरे पास क्या है 401 केल्विन पे, तो 402 करने में क्या लगती है? 3R लगती है। लेकिन मेरे पास सोडियम क्या है 100 केल्विन पे, तो 101 करने में 3R से कम हीट लगती है। थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन तो क्या होती है कि कोई भी मोनो एटॉमिक सॉलिड हो, एनी मोनो एटॉमिक सॉलिड, 1 मोल ऑफ एनी मोनो एटॉमिक सॉलिड at any temperature will need 3R heat to raise its temperature through 1 डिग्री सेल्सियस। ये तो बोलते हैं ना, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि ये तो बेटा सिर्फ कहाँ लागू होता है, तो ये तो क्या थ्योरेटिकल, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऐसा होता है नहीं आपको। लेकिन ऑलमोस्ट सभी मटेरियल्स की हीट कैपेसिटी घटती है जब टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। नहीं आपको समझ में? अगर मान ले किसी का हीट कैपेसिटी कर्व ये आ गया, इसका मतलब क्या है, ये मैं 700 है, मतलब 700 से 701 करने में तो क्या लगेगी 3R। लेकिन भाई 50 से 51 करने में बहुत थोड़ी हीट लगती है। तो बेटा एक्सपेरिमेंटल मैच करेगा थ्योरेटिकल से, ये क्या है थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन, ये क्या है एक्सपेरिमेंटल कर्व। तो हर एक, तो एक्सपेरिमेंटल बेटा क्या पाया गया बताओ, हर एक मोनो एटॉमिक सॉलिड देखो सभी की हीट कैपेसिटी बहुत हाई पे जाके क्या हो, तो वो तो क्या हो रही सबकी, बट सभी क्या हो रही है 3R को प्रोड्यूस कर रही है ना। नहीं आ रहा आपको ये बेटा, हाई पे तो सभी क्या कर रही हैं फिर, लेकिन लोअर टेम्परेचर देखो सिल्वर हो, कॉपर हो, सिलिकॉन हो, डायमंड हो, सभी की हीट कैपेसिटी बताओ घट रही है ना। और 0 पे क्या हो जाती है 0। ध्यान आपको समझ बताओ। तो क्या क्लासिकल थ्योरी हीट कैपेसिटी एक्सप्लेन कर पाती क्या? नहीं। तुम क्या बोलेंगे, होगी ना फेल। तो 4 घटनाएं थी, उनमें से हमने क्या बोलते हैं भाई, हमने इसको अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बेटा कोई है क्या? तो हम क्या बोल, क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है कि सभी मोनोएटॉमिक सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी हमेशा क्या होनी चाहिए 3R। लेकिन हमने क्या पाया, हाई पे 3R है, लो पे 3R नहीं है। और 0 पे तो क्या होगी, यानी 0 केल्विन से 1 केल्विन करने में ऑलमोस्ट 0, मतलब बहुत ही थोड़ी हीट में क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। यानी 1 डिग्री से 2 डिग्री करने में बहुत बिल्कुल मामूली सी हीट लगती है, लेकिन बेटा 500 से 501 करने में खूबे सारी हीट लगती है। आगे आपको ये वेरी गुड, और मिटा दे इसको। तो अब क्या करें इसका बताओ भाई, अब इसको बेटा किससे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्वांटम थ्योरी ने। तो क्वांटम थ्योरी से इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ। तो भाई आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस घटना को एक्सप्लेन किया प्लैंक्स थ्योरी। देखो प्लैंक्स ने क्या दिया था भाई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल करके आइंस्टाइन ने पहले क्या एक्सप्लेन किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर हीट कैपेसिटी भी किसने एक्सप्लेन की, बेटा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। लेकिन किसकी बात को मान के, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। नहीं समझे बात? तो बोलो भाई, तो प्लैंक्स ने क्या माना कि एक एटम, हर एक एटम क्या हो 3 डायमेंशनल ऑसिलेटर, लेकिन एक एटम की एनर्जी, एक एटम की एनर्जी बेटा, एक एटम की एनर्जी एक डायरेक्शन में केटी कौन बोलती है, क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी एक एटम की एनर्जी बेटा क्या बोलती है, केटी बोलती है। नहीं आपको समझ में? लेकिन क्वांटम थ्योरी कहती है कि एनर्जी क्या होगी, h/2
एच न्यू बाई की पावर एच न्यू बाई के टी, क्या होगा एच न्यू बाई ए की पावर एच न्यू बाई के टी -1। तो क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती थी कि एक डायरेक्शन एनर्जी ये होती है, क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है एक में एनर्जी ये होती है। तो आइंस्टाइन के दिमाग में आया कि क्यों ना मैं मोलर इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए क्लासिकल फॉर्मूले के बजाय प्लैंक्स वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूं। तो बेटा एक डायरेक्शन एनर्जी क्या थी के टी, तीनों में क्या होगी थी 3 के टी, तो इसकी क्या हो जाएगी तीनों में 3 एच न्यू बाई, नहीं आपको समझ में, ये तो बेटा क्या है, तो ये तो क्या है क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक एटम की एनर्जी, ये क्या है क्वांटम थ्योरी अकॉर्डिंग एक एटम की टोटल एनर्जी। अब इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से, तो मोलर इंटरनल एनर्जी किसकी आ गई क्लासिकल थ्योरी अकॉर्डिंग, और मैंने इसको बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दिया एन से, तो क्या आ गया बेटा के टी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा एक एटम की एनर्जी के टी है क्लासिकल थ्योरी से, एक एटम की एनर्जी ये है क्वांटम थ्योरी से। बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 3 डायरेक्शन है। तो 3 के टी क्या है एक एटम की टोटल एनर्जी, और 3 एच न्यू बाई ए की पावर एच में के टी -1 क्या है एक एटम की टोटल एनर्जी अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। अब इनको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा ना मोलर इंटरनल एनर्जी। तो ये क्या हो गया 3 के टी इंटू एन, ये तो क्या हो गया 3 आर टी, ये तो क्या हो गया 3 आर टी। तो इसका तो डेरिवेटिव क्या होगा, अब अगर आपने इस फॉर्मूले में हीट कैपेसिटी वाले फॉर्मूले में आपने बेटा ई 3 आर टी पुट की, तो हीट कैपेसिटी भी किससे आएगी, अगर आपने मोलर इंटरनल एनर्जी कौन सी पुट की है, अगर आपने बेटा मोलर इंटरनल एनर्जी कौन सी पुट की है क्लासिकल वाली, तो हीट कैपेसिटी कौन सी आएगी क्लासिकल वाली। और आपने बेटा इंटरनल एनर्जी, हाँ भाई ऑनलाइन वाले, हाँ भाई अगर आपने इंटरनल एनर्जी कौन सी पुट की है क्वांटम वाली, तो हीट कैपेसिटी भी कौन सी आएगी क्वांटम वाली। तो इसका क्या कर दो फिर आप डेरिवेटिव, नहीं आपको समझ में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा ना, नहीं बेटा आपको ये, अरे बोलो, तो आपका बेटा ये आ जाएगा, बताओ नजर है आपको। तो ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला हीट कैपेसिटी का, जो वहां पर क्या आया था 3 आर आया था ना, वहां पर 3 आर आया था, वहां बेटा ये आया, तो 3 आर तो क्या था टी के इंडिपेंडेंट। अब एक्चुअल में क्या होता है हीट कैपेसिटी कैसे बिहेव करती है, 0 पे क्या होती है 0, ठीक है। एक काम करो बेटा, आप यहां पर आप टी की वैल्यू 0 पुट करियो, क्या अगर आपने टी 0 पुट कर दिया तो के टी क्या हो जाएगा, तो एच ई की पावर क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। थोड़ा साफ साफ ये बात प्रूव नहीं हो रही क्या, बताओ। जब बहुत लोड मतलब आप इसको बोल के आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि भाई काम करो, देखो अगर मान लिया हमारे पास टी बहुत कम है, अगर टी बहुत कम है तो के टी बहुत कम हो जाएगा, ई की बहुत बड़ी पावर आएगी, तो 1 कैन बी नेग्लेक्टेड। तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा ना फॉर्मूला, कि नहीं आएगा, बताओ बेटा पहले पढ़ रही है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर टी क्या पुट करिए आप 0, तो ई की पावर क्या होगी इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट क्या हो गया 0, सी भी क्या हो गया 0। और एक्सपेरिमेंटली भी क्या होता है, तो क्वांटम थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन कर पा रही है कि टी बराबर 0 पे क्या आएगा, नहीं है ना आपको ये, ठीक है। अब बेटा अगर टी बहुत हाई हो, अब अगर टी क्या बहुत हाई है, अगर टी बहुत हाई होगा तो के टी बहुत बड़ा होगा ना, तो ई की पावर क्या आएगी बहुत छोटी आएगी ना बेटा। अगर के टी बहुत बड़ा होगा तो ई की पावर क्या आएगी बहुत छोटी आएगी ना, तो ई की तो एच न्यू बाई के टी क्या होएगा, तो एच न्यू बाई के टी आप एक्स मान लो, क्या मान लो आप एक्स,
तो ई की एक्स क्या हो गया, एक्सपेंशन करो। अब ई की एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है बताओ, ई की एक्स एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स की 0/0 फैक्टोरियल 1/, नहीं यार आपको ये 2/2 फैक्टोरियल। और एक्स मैंने क्या माना है यहां पर, एक्स मैंने क्या माना बताइए भाई, h/kt माना होगा। तो आप बेटा इसको एक्सपेंड कर दो जस्ट, आपने क्या करना है, इस h/kt को x मान लो, मान लोगे, फिर e की x को एक्सपेंड कर दो, कर दोगे, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। कौन सा, याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वैसे ध्यान कर लो, बात आपको पहले पड़ी। अब बेटा मुझे आप एक बात तो, ठीक है, टी बहुत हाई है ना, टी मैंने क्या माना, बहुत हाई, तो क्या के टी बहुत हाई नहीं होगा, तो h/kt क्या बहुत छोटा नंबर नहीं आपको, तो अगर टी बहुत हाई है तो के टी बहुत बड़ा है, तो के टी बहुत बड़ा है तो h/kt क्या बहुत छोटा नंबर है। तो बहुत छोटा नंबर हो उसका स्क्वायर क्या होता है, कम होता है बेटा। 0.2 का स्क्वायर क्या होता है, 0.04। एक से बड़े नंबर का स्क्वायर हो ना वो तो वैल्यू बढ़ती है, लेकिन अगर बहुत एक से बहुत छोटी वैल्यू हो ना तो बेटा स्क्वायर करने पर वैल्यू घटती है, और क्यूब करने पर और भी घट जाएगी। नहीं यार आपको समझ, नहीं यार आपको ये तो बताओ क्या बोलेंगे, तो इन टर्म्स को हम सिंपली तो क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। ये सारी बताओ टर्म किस में है, स्क्वायर में, सारी टर्म किस में है ये, या तो स्क्वायर में या क्यूब में। तो बहुत छोटे नंबर का स्क्वायर और क्यूब क्या होंगे, नेग्लिजिबल, हटा दे इसको। तो बताओ क्या बचा हमारे पास, ये 3n के बच गया सिर्फ। अब n के क्या होता है, तो फिर से क्या आया हमारे पास, तो हमने एक बात देखी कि ये फॉर्मूला लो टी पे तो क्या प्रोवाइड करता है, 0, और हाई टी पे क्या प्रोवाइड करता है, 3r, है ना। यानी हाई टी पे ये क्लासिकल थ्योरी की प्रेडिक्शंस को मैच कर दो, और बीच में क्या प्रोवाइड करेगा, मतलब अगर आप इस फॉर्मूले में, अगर बेटा आप इस फॉर्मूले में टी बढ़ाओगे ना तो हीट कैपेसिटी 0, इसमें टी पुट करने पर तो क्या आएगा, 0 आएगा, और टी बढ़ाने पर ये वैल्यू क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते फिर क्या हो जाएगी, 3r। तो आप मुझे ये बताओ कि हीट कैपेसिटी निकालने के लिए जो आपने मोलर इंटरनल एनर्जी का डेरिवेटिव किया है, वो मोलर इंटरनल एनर्जी क्लासिकल यूज करने पर एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन फिट होता है कि क्वांटम मोलर इंटरनल एनर्जी। तो बेटा इसको किसने एक्सप्लेन किया बताओ, क्वांटम थ्योरी। तुम क्या बोलेंगे, तो हीट कैपेसिटी ऑफ मोनो एटॉमिक सॉलिड्स भी किसने एक्सप्लेन कर दी, क्वांटम थ्योरी ने। नहीं है आपको, अच्छा बताओ, ये बताओ एवरेज एनर्जी ऑफ एन एटॉमिक ऑसिलेटर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एज पर प्लैंक्स थ्योरी इज। बताओ बेटा, एक एटॉमिक एनर्जी थी हमारे पास, ये था ना, शाबाश। अच्छा बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक सॉलिड्स इज फॉल्स। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। हीट कैपेसिटी क्या होती है, वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करती है, बताओ यही गलत है भाई। बेटा हीट कैपेसिटी में आपने क्या मानना पड़ता है, क्वांटम थ्योरी, और क्वांटम थ्योरी लाइट को क्या मानती है, पार्टिकल। फिर तो पहली स्टेटमेंट गलत नहीं है क्या, ये तो कहती है कि हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक सॉलिड वेव नेचर को प्रूव करती है, नहीं किसको, पार्टिकल नेचर को। अब बाकी सारी ठीक है, लेकिन चेक कर लो एक बारी, ये कहता है क्लासिकल और क्वांटम प्रेडिक्शन हीट कैपेसिटी की सेम होती हैं हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। और बताओ, हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक सॉलिड्स प्रूव पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड बिकम 0 एट एब्सोल्यूट 0, ठीक है। हाँ बेटा आपको ये, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं
तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।